हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए टू जेड हिंदी कहानियों पर। इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद की कहानी सोत के बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन उस पर सवार हो गई। आए दिन रजिया से लड़ता झगड़ता रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता पीटता और अंत को वो नई स्त्री ले ही आता है। इसका नाम था दासी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कुसांगी रजिया भला इसके आगे कहाँ ठहरती। फिर भी वो जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे सहज ही में वह छोड़ नहीं सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर सब कुछ दासी को दे दे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, लाकर दे दो। रामू उसके एक दिन पहले ही दासी के लिए सुंदर सी साड़ी लेकर आया था। तो रजिया को भी ऐसा लगा कि मैं भी इसके लिए जो साड़ी लाया है वैसे ही साड़ी मेरे लिए मंगवाऊं। हालांकि वो साड़ी वाड़ी चाहती नहीं थी, मगर उन दोनों के बीच में खलल पैदा करना जानती थी। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा है, मैं साड़ी लाऊं या ना लाऊं, तू बोलने वाली कौन है? और तेरे लिए कोई साड़ी वगैरह नहीं है, ये मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की ज़्यादा चिंता है तो जाके काम कर। भगवान ने के हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात भर उठकर काम करती रहती थी, अब उसका ब्याह हो गया है और मैं उसके साथ रहने लगा हूँ, तो इसमें तू जल्दी है। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लोंडी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करूँ? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका ये फल मिला है मुझे। अब मेरी भला मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं जैसे रखूँगा तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी तो रहूँगी, नहीं तो नहीं रहूँगी। जो तेरी इच्छा हो वो कर, रामू ने कहा। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी जो है वो रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए कोई आकर्षण न रहा हो। संभवतः कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कम नहीं थी। उसने भी गर्म लोहे पर हथौड़ा मारना उचित समझा और उसने रामू से कहा कि ज़्यादा इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत दिनों में ही इसका भूत उतर जाएगा, चाहे इसको जितना बड़बड़ाना है बड़बड़ाने दो। दासिया ने आंखें मटकाकर ये सब कुछ कह डाला। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो वो कितनी घमंडी है, वो जो कहती है वो करके रहती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वो जब पहले जैसी सुंदर न रही, अब रामू का उससे प्रेम कम हो गया। पुरुष का ये चरित्र होता ही है, हर पुरुष का ये चरित्र होता है, रामू का उसमें कोई अलग चरित्र नहीं है। गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है रजिया की। अनाज का लेन देन भी रजिया ही करती थी। इस घर में आकर उसने कौन कौन सा कष्ट नहीं झेले हैं। इसीलिए तो पोरू थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी, और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई है। रामू ने इतना भी नहीं कहा कि तू अलग नहीं रहेगी, मैं मर जाऊंगा उसके बाद अलग रह लेना। तो रामू को उसकी परवाह नहीं है। रामू को परवाह भी क्यों हो, क्योंकि स्त्रियां भी आखिर स्त्रियां होती हैं। स्त्री ने भी अपने मन में ठान रखी है, रजिया ने भी ठान ली है कि अब वो इसके साथ नहीं रहेगी। कौन स्त्री किसी के साथ सदा रहती है? सभी के माँ बाप मर जाते हैं, बेटे भाई भी उसे छोड़ देते हैं, तो अभी तो स्त्री जीती है। नारी हृदय की इसी व्यवस्था को कोस कर रजिया चुपचाप बैठ जाती है और घर छोड़ने का निर्णय कर लेती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसके देह पर थी वह उसकी सारी संपत्ति हो गई। विधाता ने उसे बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया है। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ हंसी मजाक कर रहा था। रजिया को जाते देखकर वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा है, इस तरह तो चुपचाप नहीं जाऊंगी, वरना लोग कहेंगे या रामू कहेगा कि ये मेरे गृहस्थी का सारा सामान चौपट कर कर चली गई। इसलिए उसने सभी के सामने दिन में जाना ही उचित समझा। उसने रामू को पुकार कर कहा कि संभालो अपना घर, में जाती हूँ, तुम्हारे घर की कोई चीज़ मैं हाथ में नहीं ले जा रही हूँ। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। अब क्या कहे, उसके कुछ समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि यह सब हो जाएगा, और इतनी जल्दी जल्दी वो सब कुछ घटना घट जाती है। इतने में उसकी पत्नी दासी बोलती है कि ये ढिंडोरा पीट कर बड़ी जता रही है, जैसे कि यहाँ से अपने मायके से बहुत कुछ लेकर आई थी जो यहाँ छोड़कर जा रही है। रजिया ने भी उससे मुंह लगना उचित नहीं समझा और रामू से कहा
कि अपनी चहेती के साथ आप खूब रहो। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी तुम भी बहुत दिन राज न करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वह बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। दसिया हंसी मार मार कर रोने लगी और रामू सिर झुकाकर बैठ गया और रजिया चली गई। रजिया अब नए गांव में पहुंच गई थी। वह गांव भी रामू के गांव से ही मिला हुआ गांव था। वहां उसे सब जानते पहचानते थे, सब उसकी चरित्र से भी वाकिफ थे, इसलिए उसे मेहनत मजूरी करने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जो काम वो करती थी उससे कम ही दाम लेती थी, मगर काम ज़्यादा करती थी। ऐसा उसे रोजी रोटी मिलने में कोई दिक्कत ना आई। 3 साल तक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान हम करने बैठे तो एक पोथी लिखनी पड़े। तो होता यह है कि रजिया को खूब मालूम है अब उसे आग लग गई होगी, और आग लगे आदमी को शक्ति वार पार हो जाती है। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। वो रामू को दिखा देना चाहती है कि मैं तुमसे अलग रहकर भी जिंदा रह सकती हूँ। स्त्री पराधीन नहीं है, वो अपनी कमाई से भी स्वयं का जीवन पाल पोस सकती है। रजिया के पास बेलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर ही नहीं रखती, रोज रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती हैं। फिर उन्हें घंटों सहलाती है, कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती है, सहलाती है। अब बेटे हो तुम, पति हो तुम, मेरी जाल अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं, बैल है। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकते रहते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुकलाकर वे पूंछ हिलाते रहते हैं, और कैसे जी तोड़ काम करते हैं, ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके स्वयं अपने पास बैल हो। रजिया इस गांव की चौधराइन बन चुकी। उसकी बुद्धि तो पहले ही अपार थी, और स्वच्छंद रूप से अपना मेहनती शरीर और मेहनत के द्वारा वो और भी निखर गई। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा कि तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू बीमार बहुत है, आजकल उसे लकवा हो गया है, 10 लांगन रोग हो गया है। रजिया ने उदासीनता से कहा कि जूड़ी हो गया है? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है, बाहर काट कर पड़ा है। मैंने पूछा कैसा जी है रामू, तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं है कि दवा दारू करूं। दासिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा नहीं करती थी, और अब तो लड़का और है तो उसको रहने रखने में ही समय गुजर जाता है। रामू बड़ा परेशान और बीमार है। रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन अंदर भी उसका जीना लगा। वो एक क्षण में फिर बाहर आई, शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती हो, मगर वो आदमी अब जा चुका था। रजिया ने पूरा पश्चिम चारों तरफ देखा, अब कोई नहीं दिखाई दिया। रजिया द्वार पर चौखट पर बैठ गई। अब उसे वो शब्द याद आए जब वो आते हुए रामू से बोलकर आई थी कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब वो जलन न थी, मगर समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीन अवस्था अब उसके लिए दया का विषय बन चुकी थी। सोचा, रामू को 10 लांगन रोग हो गया है, लकवा हो गया है, अवश्य उसकी दशा बहुत खराब होगी। फिर इधर खेती में भी कुछ पैसा लगता नहीं आता है, खाने पीने के भी उसको लाले पड़े होंगे। पड़ोस की एक स्त्री आग लेने के बहाने रजिया के पास आती है और रामू के बीमार हाल के बारे में बातचीत करती है, मगर जितनी ही वो बेदर्दी से उसे तुम्हें घर से निकाला था, अब उसको उसे इसका फल मिल रहा है। मगर रजिया ने उसे टोक दिया, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं, मैं ही तो चली सिर झुका लिया। दासिया के कहने में आकर उन्होंने जो कुछ किया है वो कर बैठे, और भला कौन नहीं होगा जो जोरू का गुलाम ना हो और इतनी सुंदर स्त्री का कहा ना माने। पड़ोसन ने आग न मांगी, चुपचाप मुंह फेर कर चली गई। रजिया को कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बेलों को साना पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो रामू के गांव की ओर जाता था। कोई उसे बुलाने जरूर आएगा, यही वो सोच रही थी। बिना बुलाए वो कैसे जाए? मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा, उसे तो लकवा है, वो आए तो कैसे आए? फिर उसे कोई तो बुलाने आएगा। दासिया को क्या गरज पड़ी है जो मुझे बुलाने आएगी? सो गाहक निकल जाएगी। इस प्रकार वो सोचती रही। इस प्रकार वो देखती है कि दूर से कोई रास्ते पे चला हुआ बटोई आ रहा है। तो रजिया अपना रस्सी और कलसा कुएं के ऊपर रख देती है और उसके पास जाकर बोलती है, क्या रामू ने तुम्हें भेजा है? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, मुझे अभी कुछ देर बेलों को साना पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें ये रुपये दे देती हूँ, जाकर दासिया को दे देना, कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोई रामू को क्या जाने, उससे रामू से कोई लेना देना नहीं।
किसी दूसरे गांव का रहने वाला होगा। पहले तो वो चकराया, फिर समझ गया, चुपके से रजिया के साथ चल दिया और रुपये लेकर चुपचाप वहां से 9-11 हो गया। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? तो उस बटोई ने कहा कि अटकल से ही जवाब दिया, अब कुछ संभल रहे हैं। दासिया बहुत रोध हो तो नहीं रही है। रोती तो नहीं थी, वो क्या रोएगी मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बेलों को साना पानी किया, पर मन रामू की ओर लगा हुआ था। छोटी छोटी स्मृतियां उसकी रामू के बारे में याद आ रही थी। विनोद के पल याद आ रहे थे। उसके दुखों से वो चिंता में व्यतीत थी। खाना पीना सब भूल बैठी थी। उसके मन में आया, क्यों न चलकर मैं एक बार रामू को देख आऊं। कौन कहेगा, कोई यहाँ है नहीं जो कहने आएगा। कोई चोरी करने नहीं जा रही हूँ। दासिया थोड़ी बहुत मुझसे नाराज होगी, मेरे तरफ से मुंह फेरेगी तो फेर ले। रजिया ने किवाड़ बंद कर दिए, मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली। रामू को थोड़े दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई, और वो चाहे कितना ही जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति अब नहीं रही। दासी सुंदर थी, शौकीन थी, अल्लड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी, और जो होती भी थी उससे कोई घर खर्च नहीं चलता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन और बिगड़ने लगा। परवाह इसी बात की थी कि अब कमाने खाने के लिए क्या किया जाए, और खाट से उठने बैठने की बनती नहीं है। ऐसे में वो विचार करता रहता है। खाना पानी सब छूट गया और बीमार इतना हो गया कि बैठे बैठे वो अपना शायद मौत का इंतजार करने लगा। रजिया वहां पहुंचती है और उसके पास जाकर रोती है। दासी को कोसने लग जाता है रामू, और कहता है कि मैंने बहुत गलत किया जो तुम्हें जाने दिया। ये जो दासी है इसके मैं मोह में पड़ गया, और वो सब कदम उठा लिया जो आज मेरी मौत का कारण बन रहा है। लेकिन रजिया ने कुछ न कहा और चुपचाप उसके सिरहाने बैठ गई और उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम्हारा जी अब कैसा है, हाल क्या है? रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और हाथ जुड़े ही रह गए, और अंततः रामू चला गया। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती रही। दासिया भी चिंता में थी। घर में रुपये का नाम नहीं। आखिर लकड़ी कफन कैसे व्यवस्था की जाए? घर में 10 पैसे भी नहीं है। डर रही थी कि आज तो गहने भी, यह बहुत बड़ी आफत आ गई है। घर में गहने भी नहीं है इतने जिन्हें हम बेच सकें या रख सकें। थोड़े बहुत है, उनसे होगा भी क्या? लड़का भी बहुत दुबला पतला है, खाने पीने को कुछ है नहीं। बड़ी चिंता दोनों को होने लगी। चौधरी के बारे में कुछ कहा गया कि चौधरी कुछ हमारे गहने रखकर कुछ रुपये दे दे, मगर रजिया ने कहा कि गहने रखने की जरूरत नहीं है। शेषा रजिया आके पहुंचती है और कहती है कि जोकू नहीं, हाँ उसी का सर काम है। रुपये पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया है। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मजूर से कहना भंडार से 50 रुपये निकाल दे, रजिया ने कहा। वह कुंजी लेकर गया। उधर दासिया राजू के पैर पकड़कर रोने लगी। अब दासी को ये एहसास हो गया था कि वो रजिया के बारे में गलत सोचती थी। आज बुरा वक्त आया है तो रजिया ही उसके काम आ रही है। भला और कौन इस समय उसका साथ देगा? तो वो रोकर विलाप करने लगी और रजिया को अपने गले से लगा लिया और क्षमा मांगने लगी। रजिया ने भी उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है? वो चला गया है, मैं तो हूँ, किसी बात की चिंता न कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहां भी देखूंगी, यहाँ भी देखूंगी। आराम से रहना। दासिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना दुख दिया, मगर आज वही उसकी दुख की घड़ी में साथ खड़ी है। दासिया बोली, बच्चा बहुत दुबला पतला तो है, मेरे दूध नहीं आता है, और गाय भी हमारे पास मौजूद नहीं है जिसका कि दूध पिलाए। तो रजिया कहती है, मैं कल ही गाय लिए आऊँगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी और यहीं साथ रहेंगे। लाश उठी, रजिया उसके साथ गई। धा कर्म किया, भोज हुआ, कोई 200 रुपये खर्च हो गए, किसी से मांगने ना पड़े। दासिया के जोर भी इस त्याग की आंच में निकल आए। आज रामू को मरे 7 साल हुए हैं। रजिया घर संभाले हुए हैं। दासिया को वो सोच नई बेटी समझती है। पहले उसे पहनाती है तब पहनती है, पहले उसे खिलाती है तब खाती है। जोकू को पढ़ने भिजा दिया है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई है। इस जाति में बचपन में ब्याह हो जाता है। दासिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करेंगी, मेरे गहने तो धरे हैं। रजिया ने कहा, नहीं है, तुम्हारे गहने रहने दो, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो चाहे जो करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन है, तू अपने गहने तेरे पास रख।
रजिया ने कहा, वे नहीं तो मैं तो हूँ, जितना करते मैं उसे कर दूंगी। अब तुझे चिंता की जरूरत नहीं है, जब मैं मर जाऊं तब कहना जोकू को बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो, मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दासिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई, जीजी तुम मेरी माता हो, तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े, मगर देखो सौभाग्य ने मेरा साथ दिया। मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्ही ने मेरे को संभाला, मेरे बेटे का भी ब्याह किया और एक बहू को भी ले आई। सुहाग का सुख तो मुझे नसीब नहीं हुआ, मगर हाँ एक सोच जिसे जमाना कहता है, उसने एक माँ की तरह बनकर मेरी रक्षा की और मुझे पाला पोसा। दोनों रोती है और दुख से अपनी पीड़ा को समेट लेती है और एक दूसरे को गले लगाकर चुपचाप खामोश हो जाती है। और भगवान की दया है कि अब हमारे घर में सुख और समृद्धि भी है। रजिया मुस्कुराकर चुप हो जाती है। कहानी यही समाप्त होती है। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? यदि कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।